आज के वीडियो में हम AELDC नायर के द्वारा जो CBT एग्ज़ाम कराई गई थी उसमें OHE PSI यानी कि TRD से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री सेक्शन सप्लाई इज़ कंट्रोल्ड बाय ए, यानी प्राइमरी खंड जो होता है। एलिमेंट्री सेक्शन होता क्या है कि जैसे कि सेक्टर होता है, सब सेक्टर होता है, उसी प्रकार से जो सबसे छोटा सेक्शन है OH का जिसको हम आइसोलेट करते हैं उसे हम एलिमेंट्री सेक्शन बोलते हैं। तो ये आइसोलेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आइसोलेटर। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आइसोलेटर के द्वारा। आइसोलेटर हमें इस प्रकार से दिखता है, ये डबल पोल, सिंगल पोल इस टाइप से होते हैं। आइसोलेटर जो होता है ये एक टाइप का ऑफलोड स्विच है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन सेक्शन में अप लाइन पर OHE जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके ऊपर जो संख्या होती है वो किस में होती है? यानी कि जो OHE के मास्ट देखे होंगे आपने, है ना, दोनों तरफ लगे होते हैं अप लाइन डाउन लाइन में। तो उसमें जो मास्ट के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वो किस कैटेगरी में होते हैं? ओड ओड में होते हैं या इवन में होते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो इवन लिखा है, इन सीक्वेंस में लिखा है, ओड नंबर में होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो देखो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी अप लाइन है कौन सी डाउन लाइन है? तो जो यहाँ पे क्या पूछा है, डबल लाइन सेक्शन में अप लाइन पर, ठीक है, क्या लिखा है इसने? अप लाइन पर। डाउन लाइन पूछता तो डाउन लाइन के हिसाब से, तो अप लाइन पर OHE के जो स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि जो पोल होते हैं उनके ऊपर कौन सी संख्या लिखी होती है? तो वो लिखी होती है ओड नंबर, है ना। अभी देखो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझाता हूँ। ओड नंबर, तो ये डबल लाइन सेक्शन है ना, डाउन लाइन है और अप लाइन है। तो ये पोल के ऊपर देखो यहाँ पे मार्किंग की हुई है 264/2, 264/4, 264/6। तो ये 264 जो है ऊपर ये क्या बताता है? ये किलोमीटर बताता है और ये पोल की मार्किंग बताता है। तो ये 2 नंबर का पोल है, 4 नंबर का, 6 नंबर का, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो 2, 4, 6 है ये नंबर, और यहाँ पे 1, 3, 5 नंबर है। तो हमको तो डाउन लाइन की नहीं पूछा है, अप लाइन के बारे में पूछा है। तो अप लाइन के ऊपर जो नंबर होंगे वो किस में होंगे? ओड में होंगे, 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से। और अगर डाउन लाइन के बारे में पूछता तो उसके ऊपर नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखो ये यहाँ पे एक जो पोल दिखाया गया है इसके ऊपर ये मार्किंग की गई है, तो ये इसी प्रकार से हमको दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन यार्डों में जहां पटरियों के बीच पर्याप्त दूरी उपलब्ध नहीं है OHE डैश की सहायता से सपोर्ट की जाती है। देखो जहां बहुत सारी पटरियां होती है और जहां पे मार्जिन नहीं है ना, लगाने का, तो वहां पे क्या होता है कि हम पोर्टल का यूज़ करते हैं। तो पोर्टल क्या होता है? तो पोर्टल तो कोई इस प्रकार से दिखता है हमें। ये देखो ये पोर्टल है ना। यहाँ पे बीच बीच में हम कितने मास्क लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इस प्रकार से पोर्टल के यूज़ करते हैं। इसी को हम बोलते हैं, देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को पोर्टल बोलते हैं। अब ये N टाइप, O टाइप, R टाइप इस टाइप से अलग अलग होते हैं लाइन के हिसाब से। तो पोर्टल किसको बोलते हैं आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट इज सिमिलर बिटवीन कैटनरी वायर एंड स्मॉल जंपर? देखो स्मॉल जंपर, जी जंपर, ऐसे अलग अलग एफ जंपर, अलग अलग टाइप के जंपर होते हैं। तो यहाँ पे वो स्मॉल जंपर के बारे में पूछ रहा है कि उसमें क्या समानता है किसके साथ? कैटनरी वायर के साथ। तो कैटनरी वायर और जो स्मॉल जंपर है इसमें एक समानता है स्ट्रैंड की, यानी कि जो 19 स्ट्रैंड होते हैं वो समान होते हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड, ओवरऑल डायमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रैंड होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। बाकी क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह जो है सबका अलग अलग हो सकता है या होता है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टैंड है वो इसके साथ सी जंपर में सेम रहेंगे कैटनरी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये इस टाइप से दिख रहा है, एच जंपर या सी जंपर। तो ये जंपर है, ये छोटा जंपर है, इसी प्रकार से जी जंपर आता है, एफ जंपर आता है, अलग लॉन्ग जंपर आता है, इस टाइप से अलग अलग जंपर होते हैं। तो यहाँ पे उसने स्मॉल जंपर के बारे में पूछा था, है ना, तो सी जंपर। तो ये इस प्रकार से हमको दिखता है, और इसमें जो स्टैंड होते हैं वो कैटनरी के साथ सिमिलर रहते हैं। ये लोड को
क्या करते हैं कि जगह जगह पे इसको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा सप्लाई है वो शेयर होती रहे, लॉन्ग डिस्टेंस उसमें ना बने। नेक्स्ट है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेप चेंजर इन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। TSS में जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर लगा होता है, कौन सा उसका पार्ट नहीं है। बेरिंग फॉर सिलेक्टर शाफ्ट, कॉपर ब्रश असेंबली, स्प्रिंग इन मूविंग कॉन्टैक्ट होल्डर फॉर कॉन्टैक्ट प्रेशर या बुशिंग, है ना। तो कौन सा पार्ट नहीं है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो बुशिंग है वो इसका पार्ट नहीं है, किसका, टेप चेंजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रैक्शन सिस्टम फॉर आर्टिजन स्टाफ। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, इन ट्रैक्शन सिस्टम फॉर आर्टिजन स्टाफ, स्किल्ड स्टाफ, है ना, फॉर ऑफ रिमोट कंट्रोल कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। अब देखो यहाँ पे रिमोट कंट्रोल में की बात करा है, उसी प्रकार से सबके लिए अलग अलग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होते हैं। तो यहाँ पे वो रिमोट कंट्रोल के बारे में पूछा तो TR7, TR8, TR9, TR4, है ना। तो यहाँ पे देखो आंसर दे रखा है TR8। तो जो TR8 का जो सर्टिफिकेट होगा कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, वो रिमोट कंट्रोल जो आर्ट के लिए जो टेक्नीशियन है उसके लिए होगा। तो देखो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ कि जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होते हैं ये कौन से डिपार्टमेंट में यानी कि TRD के ही कौन कौन से दिए जाते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा TR8। अब देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर OHE वाला सेक्शन है ना, यानी OHE से संबंधित है तो खल्लासी को TR1 मिलेगा, टेक्नीशियन को TR2 मिलेगा, सुपरवाइज़र को TR3 मिलेगा, OHE इंस्पेक्टर कार ड्राइवर को TR4 मिलेगा। लेकिन कौन देगा तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है कि JE या SSC जो है वो खलासी को TR1 इशू करेगा, और TR2 जो है वो टेक्नीशियन को AD जो होता है ना, असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRD का, वो इशू करेगा। सुपरवाइजर जो है उसको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट TR3 मिलता है तो वो D जो होता है वो इशू करेगा। OHE इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कार ड्राइवर जो है उसको भी D करेगा, है ना। अब क्या क्या करेगा, ओरल टेस्ट लेगा कि क्या करेगा, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से अगर PSI से संबंधित पूछता है तो असिस्टेंट यानी कि जो खलासी होते हैं उनके लिए TR1 उसको JE या SSC जो है वो इशू करते हैं। फिर टेक्नीशियन है, ये किसके, PSI के लिए, ये OHE के लिए। तो सभी के लिए जो है अलग अलग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो यहाँ पे टेक्नीशियन की बात करें तो TR5 मिलेगा, उसको AD देगा। सुपरवाइजर को लिए TR6 मिलेगा, उसको भी D देगा। आर्टिजन सुपरवाइजर फॉर प्रोटेक्टिव, है ना, रिलेज एंड इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए है जो TR7 दिया जाएगा और AD TRD के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में हमको रिमोट कंट्रोल के बारे में पूछा था, ये रिमोट कंट्रोल है, तो यहाँ टेक्नीशियन के बारे में पूछ रहा है, स्किल्ड स्टाफ, तो उसको लिए TR8 मिलेगा और उसको कौन देगा, AD देगा। ठीक है। देखो रिमोट कंट्रोल का जो काम है काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए वहाँ पे जो है AE जो है उसको सर्टिफिकेट देता है। सुपरवाइज़र TR9 मिलेगा उसको और D देगा। स्टेशन स्टाफ TR10, पीवे स्टाफ TR11। तो इस प्रकार से जो है सर्टिफिकेट, ये कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो होता है वो मिलते हैं। तो कौन कौन से किसके लिए है इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी अपने क्वेश्चन में जो है रिमोट कंट्रोल से संबंधित पूछा था तो उसका आंसर था TR8। और कौन इशू करता है, असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी कि AD TRD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर विथ इज एसोसिएटेड विथ। तो शोल्डर विथ जो होती है वो फाउंडेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ OHE स्पान ड्यूली टेकिंग केयर ऑफ विंड प्रेशर इज बेस्ड ऑन IS फॉर डिज़ाइन लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो ये जो स्पान जब डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे विंड का जो प्रेशर होता है उसको भी देखना ज़रूरी होता है कि कौन से एरिया में पड़ता है, वो उसके अलग अलग जोन बांटे गए हैं, है ना, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, है ना। तो वहाँ पे किस IS के तहत जो है उसको कंसीडर किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 875-215 IS के साथ इसको कंसीडर करते हैं, या उसकी कोड ऑफ प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC ट्रैक्शन में सपोर्ट पर इनकम्बरेंस जो है वो कितना मीटर होता है। देखो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग लगभग हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। तो जो इनकम्बरेंस होता है वो एक वर्टिकल डिस्टेंस है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका सही आंसर होगा पहले 1.4 मीटर। ठीक है, कितना होगा सपोर्ट के ऊपर, 1.4 मीटर।
तो यहाँ पे देखिए ये फिगर है, यहाँ पे इनकम्बरेंस दिख रहा है, ये सपोर्ट के ऊपर किसके बीच में है ये, है ना, तो इसके और इसके बीच में बन रहा है कॉन्टैक्ट वायर और इसके, तो यहाँ पे ये 1.4 मीटर रखा जाता है सपोर्ट पर। तो इसका सही आंसर होगा 1.4 इनकम्बरेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इन टीएसएस। तो ये बोल रहा है कि जो टीएसएस है उसके ऊपर कौन सा प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहाँ पे प्रेशर रिलीफ डिवाइस ये रहेगी, है ना, ट्रांसफार्मर के ऊपर। ऑयल टेम्परेचर के लिए भी रहेगा, डीपीआर, है ना, अभी इसके बारे में बात करते हैं। लो ऑयल लेवल ये भी रहेगा, लेकिन डीपीआर अलग चीज़ हो गई। डीपीआर क्या है कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले है, जिसको हम इम्पीडेंस रिले भी बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टीएसएस के ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए कौन सा प्रोटेक्शन प्रदान नहीं किया जाता है, तो वो डीपीआर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक टाइप की रिले है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, इसी को हम इम्पीडेंस रिले के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा डीपीआर। बाकी ऑयल टेम्परेचर, प्रेशर रिलीफ डिवाइस, लो ऑयल लेवल, ये सभी ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे होते हैं। द डिस्टेंस ऑफ वार्निंग बोर्ड फ्रॉम न्यूट्रल सेक्शन लोकेशन इज डेस मीटर फॉर सिंगल लोकोमोटिव होल्डेड ट्रेन। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो न्यूट्रल सेक्शन आता है ना, तो न्यूट्रल सेक्शन आता है तो वहाँ पे कुछ चेतावनी बोर्ड लगे होते हैं पहले, तो कितनी मीटर के ऊपर वो लगे होते हैं, तो आप सब जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी। 500 मीटर और 250 मीटर के ऊपर जो है चेतावनी बोर्ड लगे होते हैं कि भाई न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है ना। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर होगा 500 और 250, और इस प्रकार से हमें ये दिखते हैं। देखो 500 मीटर न्यूट्रल सेक्शन 500 मीटर आगे है, इस प्रकार से वहाँ पे लिखा होगा, और ये 500 मीटर का इस टाइप से बोर्ड लगा होगा। फिर आएगा दोबारा कि 250 मीटर आगे है और वहाँ पे इस प्रकार का बोर्ड लगा होगा, और दो जो है और दिखते हैं आपको बोर्ड। तो वो बोर्ड क्या है, ये देखो यहाँ पे 500 मीटर, 250 मीटर, फिर आता है डीजे ओपन, यानी कि आने वाला है, या डीजे को आप ओपन करो। डीजे का मतलब होता है वीसीबी जो लगा होता है, आजकल लोगों के ऊपर वीसीबी होता है, पहले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता था, है ना, तो वो नहीं है, उसी को डीजे बोलते थे। तो आजकल डीजे नहीं होता है, आजकल क्या है वहाँ पे वीसीबी लगा दिया गया है। तो डीजे ओपन, और जब न्यूट्रल सेक्शन चला जाता है तो वहाँ पे आता है डीजे क्लोज, यानी कि 500 मीटर, 250 मीटर, डीजे ओपन, डीजे क्लोज, ये जो चार जो बोर्ड है ये हमको न्यूट्रल सेक्शन के वहाँ पे लगे हुए दिखते हैं। और डीजे का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होता था पहले, है ना, उसके बारे में था ये, डीजे उसको बोलते थे। लेकिन आजकल क्या है कि लोगों की छत पे आप देखोगे तो वहाँ पे वीसीबी लगा हुआ दिखता है ना। तो वीसीबी को ही क्या करते हैं, ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ये बोर्ड का साइन बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस पर IS 1866-2000 फ्लैश पॉइंट ऑफ अनयूज्ड मिनरल ऑयल फॉर ए न्यू ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर शुड नॉट बी लेस देन डैश डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा 140, यानी कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इससे कम नहीं होना चाहिए फ्लैश पॉइंट। तो 140 का आंसर सही है। पेंटोग्राफ के सुचारू रूप से ट्रांजिशन हेतु दो OHE का ओवरलैपिंग कम से कम कितना मीटर होना चाहिए। तो जो OHE का जो ओवरलैपिंग होता है वो कम से कम 2 मीटर होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है, पावर ब्लॉक्स ऑन सेकेंडरी लाइन यार्ड या साइडिंग कौन ग्रांट करता है ना, TPC ग्रांट करता है कि SCOR ग्रांट करता है, या नो सेंक्शन रिक्वायर्ड है, या ASM या YM, यानी कि यार्ड मास्टर या असिस्टेंट, है ना, स्टेशन मास्टर। तो इसको कौन, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो मेन लाइन होता है तो TPC के साथ हमको कोलिब्रेशन करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पे यार्ड या साइडिंग है तो वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर होगा या यार्ड मास्टर होगा वो उसको परमिशन देगा। तो ये इसका सही आंसर होगा ASM या YM, यानी कि यार्ड मास्टर। 8 level crossing gate height of rail height gauge from the board surface is मीटर। देखो ये जो आपको बगल में दिख रहा है यहाँ पे इमेज में,
यहाँ पे OHE लाइन है ये पीछे हमारी, जो कि ट्रैक को क्रॉस कर रही है, इसी को हम LC गेट बोलते हैं। और यहाँ पे LC मतलब है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा है, LC का मतलब होता है लेवल क्रॉसिंग, है ना। इसी को हम बोलते हैं हाइट गेज, है ना। क्योंकि हमारे OHE की जो हाइट है, अगर उस इससे, है ना, जितनी होती है, अगर उससे बड़ा अगर कोई वाहन वहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, हमारी OHE को डैमेज कर सकता है। तो वहाँ पे कोई भी ऐसा वाहन न जाए, ठीक है, जो हमारी OHE को डैमेज करे। तो उससे पहले क्या करते हैं कि एक हाइट गेज लगा देते हैं, ये इसी को हम बोलते हैं हाइट गेज। ये दोनों तरफ लगा होता है। तो ये जो हाइट गेज है, इसी के ऊपर आप कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हाइट गेज के ऊपर क्या जो है हमको चेतावनी दी जाती है। तो वहाँ चेतावनी क्या लिखी जाती है कि 25,000 वोल्ट का जो है वहाँ पे खतरा है। तो यही चेतावनी हमको इसके ऊपर लगी हुई दिखती है। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा है। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट गेज, जो कि LC गेट के ऊपर या LC गेट के वहाँ पे लगा होता है। ठीक है। तो अभी ये पूछ रहा है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है। इसकी पहले स्टार्टिंग में जो हाइट थी 4.67 मीटर थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि करेक्शन स्लिप आई है एक, और अभी जो इसकी हाइट है वो है 4.78 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 4.78। तो देखो इसको बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि फॉर नॉर्मल OHE हाइट रिस्ट्रिक्शन सेट फॉर 4.67 मीटर, बट आफ्टर एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 30 मॉडिफाइड टू परफॉर्मा 10/2 पैरा 21/020 ACTM वॉल्यूम, है ना, 2 पार्ट 1। अब इसके हिसाब से कितना रखा गया है, 4.76 टू 4.78। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, 4.78 मीटर, है ना। कॉन्टैक्ट वायर की जो मिनिमम हाइट होती है वो कितनी होती है, 5.5 मीटर। कहाँ पे, ये LC गेट की बात कर रहा है ना। तो 4.78 मीटर जो है वहाँ पे जो अभी हमने देखा, ये क्या बोलते हैं इसको, है ना, हाइट गेज। ठीक है। तो इसकी हाइट जो है 4.78 मीटर रखी जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TSS के ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में बूस्टिंग सीटी का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, OCR के लिए, ओवर करंट रिले, DPR यानी कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, EFR अर्थ फॉल्ट रिले, और DFR यानी कि डिफरेंशियल रिले। तो बूस्टिंग सीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि जो बूस्टिंग सीटी है उसका उपयोग DFR के लिए किया जाता है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रिले। ये LV और HV साइड दोनों तरफ के जो बूस्टिंग सीटी होती है उनसे डाटा लेते हैं और कंपेयर करके जो है प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करती है। तो यह जो डिफरेंशियल रिले है यही काम करती है। तो बूस्टिंग सीटी किसके लिए यूज़ की गई है, वो है DFR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 kV AC traction, the axial distance between catenary and contact wire in vertical plane at the minimum dropper should not be less than mm। 25 kV AC ट्रैक्शन के वर्टिकल प्लेन में कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच जो एक्सियल डिस्टेंस है न्यूनतम ड्रॉपर पर mm से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो हम सभी जानते हैं 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। सही आंसर 150 mm होगा। इन 25 kV TSS NCT इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, देखो NCT का मतलब होता है न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर। तो जो NCT है ये हम कैपेसिटर बैंक की प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कैपेसिटर बैंक, है ना। NCT का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, टाई रोड इंसुलेटर इज यूज्ड इन, कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है आइसोलेटर स्विच असेंबली पर। तो आइसोलेटर स्विच असेंबली के ऊपर जो है वो टाई रॉड इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। सही आंसर होगा आइसोलेटर स्विच असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क तार की ऊंचाई में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हासिल किया जाना चाहिए जिससे कि निम्नलिखित से बचा जा सके। लूज कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड वायर एंड पेंटोग्राफ, बिल्कुल सही है। पुअर करंट कलेक्शन, बिल्कुल सही है। एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉन्टैक्ट वायर बाय पेंटोग्राफ, ये भी सही है। तो इसका जो आएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कि सभी सही है। तो चेंज ऑफ द हाइट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर शुड बी अचीव्ड वेरी ग्रेजुअली टू अवॉइड, इन सबको अवॉइड करने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा
इनमें से सभी। संपर्क तार की ऊंचाई होती है, हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर जो होता है वो क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम रेल लेवल टू द अंडर साइड ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, द डिस्टेंस फ्रॉम रेल लेवल टू द अपर साइड ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, या द डिस्टेंस बिटवीन कैटनरी एंड द कॉन्टैक्ट वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर के बारे में पूछा है, तो ऑब्वियसली इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1, यानी कि पहला आंसर सही है, द डिस्टेंस फ्रॉम रेल लेवल टू द अंडर साइड ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, है ना। तो ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है ना। तो ये 5.60 मीटर। तो देखो यहाँ पे ये रेल लेवल से इसकी जो है सेंटर तक की हाइट को लिया गया है, 20 तक की हाइट को लिया गया है ना। तो ये रेल लेवल से लिया जाता है, तो यही इसी को हम बोलते हैं हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। टीआरडी में ओएचई को फीड करने वाले, है ना, दो एडजेसेंट टेक्सन सब स्टेशनों के बीच बिजली की सप्लाई को किससे अलग किया जाता है, एसपी, एसएसपी, एपी या आरसीसी। देखो क्या पूछ रहा है ये, टू एडजेसेंट टेक्सन सब स्टेशन फीडिंग द ओएचई इन टीआरडी। तो हमको पता है कि जहाँ पर भी फीडिंग पोस्टें होती है ना, वहाँ पे जो उनको अलग करने का जो काम करता है उसको करता है एसपी। तो इसका सही आंसर होगा एसपी। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये फीडिंग पोस्ट है जो TSS1 है, TSS2 है। तो जहाँ पे फीडिंग पोस्ट होगी वहाँ पे TSS बना है। तो यहाँ से इसके और इसके बीच में दोनों को जो अलग करने का काम है वो SP करता है, ठीक है। ये सेक्टर है और इनके बीच का जो है वो सब सेक्टर है। तो यहाँ पे सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, वो CB कंट्रोल करता है। तो CB कहाँ पे लगा होगा, फीडिंग पोस्ट पे लगा होगा, है ना। और जो सब सेक्टर है उसको कौन कंट्रोल करता है, इंटरप्टर, ठीक है। तो इंटरप्टर से उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसका सही आंसर तो क्या है हमारे हिसाब से, वो है SP। जो जो दो फीडिंग पोस्ट है उनको कौन अलग करता है, SP अलग करता है। टीआरडी में ओवरलाइन स्ट्रक्चर के नीचे निम्न में से मीटर का स्पान परमिसिबल है। ऐसे तो कितना स्पान होता है हम जानते हैं, है ना। तो इन टीआरडी परमिसिबल स्पान अंडर ओवरलाइन स्ट्रक्चर, तो वो होता है 63 मीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 63 मीटर जो है वहाँ पे स्पान रखा जाता है। ऊपरी यानी कि जो OHE जो है ना, ओवरहेड इक्विपमेंट के संबंध में सन्निकट आधार मास्टों की मध्य लाइन के बीच की दूरी कहलाती है। यानी कि दो पास पास के जो मास्ट होते हैं उनके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है स्पान, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये दिखता है, देखो दो मास्ट है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, स्पान कहलाती है। वह फिटिंग जिसका उपयोग संपर्क तार के भार को कैटनरी वायर से स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यानी कि द फिटिंग विच इज यूज टू ट्रांसफर द वेट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर टू द कैटनरी वायर इज कॉल्ड। ये कौन करता है, सेक्शन इंसुलेटर, जंपर, कैंटिलीवर असेंबली या ड्रॉपर। तो ऑब्वियसली इसका जो काम है वो कौन करता है, ड्रॉपर करता है। तो जो ड्रॉपर है वो क्या होता है कि ये ऊपर कैटनरी वायर है और कॉन्टैक्ट वायर है, इनके बीच का जो है ना इसको लोड ट्रांसफ़र करता है वो ड्रॉपर ही कहलाता है। इसमें फिक्स स्पीड फिक्स वाला भी होता है और इसका जो है, तो यहाँ पे कैटनरी ड्रॉपर क्लिप है, फिर कैटनरी ड्रॉपर लिंक है, फिर ड्रॉपर है और कॉन्टैक्ट वायर ड्रॉपर क्लिप है। तो यहाँ से इस प्रकार से इस पूरी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉपर। एक फिक्स लेंथ होती है इसकी और एक वेरिएबल लेंथ होती है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द फिटिंग विच इज यूज टू ट्रांसफर द वेट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर टू द कैटनरी। तो कॉन्टैक्ट वायर का जो वेट है कैटनरी पे ट्रांसफर कौन करता है, वो करता है ड्रॉपर और सपोर्ट देता है। एक उपकरण जो दो प्राइमरी खंडों को अलग करने और पेंटोग्राफ के लिए सुगम पैसेज प्रदान करने के लिए संपर्क तार में स्थापित है, SI कहलाता है। SI का फुल फॉर्म होता है, देखो SI, है ना। तो कौन है, क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं। ए डिवाइस इंस्टॉल्ड इन कॉन्टैक्ट वायर टू सेपरेट टू एलिमेंट्री सेक्शन। देखो यहाँ पे एलिमेंट्री सेक्शन क्या होता है, जो सबसे छोटे सेक्शन होता है। एंड प्रोवाइड स्मूथ पासेज फॉर पेंटोग्राफ इज नॉन एज SI। द फुल फॉर्म ऑफ SI का मतलब होता है सेक्शन इंसुलेटर, क्योंकि जो
एलिमेंट्री सेक्शन होते हैं वहाँ पे सेक्शन इंसुलेटर लगा हुआ हमको दिखता है। तो सेक्शन इंसुलेटर हमें इस प्रकार से दिखता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसका आंसर होगा सेक्शन इंसुलेटर। तो ये सेक्शन इंसुलेटर है ना। तो ये इसके पार्ट वगैरह लिखे हैं। तो सेक्शन इंसुलेटर ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन TSS आइसोलेटर इज यूज्ड इन। अब आइसोलेटर जो होता है TSS में लगा हुआ, वो ऑफ लोड कंडीशन में ऑपरेट होता है, ऑन लोड कंडीशन में, या दोनों में, या इसमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो आइसोलेटर होता है वो एक प्रकार का ऑफ लोड स्विच होता है। तो ऑफ लोड स्विच है तो ऑफ लोड कंडीशन में ही उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इस आंसर है ऑफ लोड कंडीशन। और इस प्रकार से हमको ये दिखते हैं सिंगल पोल डबल पोल में अलग अलग, है ना, आइसोलेटर। स्काडा का पूरा नाम क्या है? देखो ये एक बहुत ही पॉपुलर है स्काडा TRD के अंदर, है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, है ना, स्काडा। तो सुपरवाइजर कंप्यूटर एंड डाटा एक्विजिशन, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट। तो हम तो पहले ही बात कर चुके हैं कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम जो है वही उसी को हम बोलते हैं स्काडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। TSS में TPC जो होता है वो स्काडा के जरिए ही पूरे सेक्शन को जो है सुपरविज़न करता है कि कहाँ पे डाटा या कहाँ पे लोड ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है, करंट लोड ज़्यादा है, कुछ भी XY डाटा जो भी उसको चाहिए वो स्काडा के थ्रू ही उसको मिलता है। तो स्काडा के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो आंसर तो इसका ये होगा। अभी देखो जो स्काडा होता है उसके 3 मेन पार्ट हैं। रिमोट कंट्रोल सेंटर RCC, है ना, कम्युनिकेशन सेंटर SNT आप बोल सकते हो इसको, और RTU यानी कि रिमोट कंट्रोल, है ना, रिमोट टर्मिनल यूनिट RTU जो है ना, जिसको 110 वोल्ट की सप्लाई हम देते हैं। तो RCC यानी कि रिमोट कंट्रोल सेंटर, कम्युनिकेशन सिस्टम और RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट, ये तीनों ही स्काडा के पार्ट है। अब स्काडा से हमको बहुत एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है एक एक करके हम थोड़े से बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। तो देखो बेनिफिट क्या है। मिनिमाइज्ड मैन पावर, है ना। मैन पावर कैसे मिनिमाइज हो गई कि भाई ये ऑटोमेशन पे काम कर सकता है। ऑटोमेशन का मतलब कि वहाँ पे TPC जो है कंट्रोलर वो बैठा बैठा ही सेक्शन को क्या कर सकता है, चालू कर सकता है और बंद कर सकता है। तो वहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत जो है वो मिनिमाइज कर दिया। रिड्यूस ऑफ ह्यूमन एरर को, है ना, रिड्यूस कर दिया है। फास्ट रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन, फास्ट ऑपरेशन हो जाता है। रियल टाइम ऑल इवेंट अलार्म एंड टेलीमीटरिंग, सिंगल या डबल बिट जो भी है सभी मिलता है। हिस्टोरिकल ऑल इवेंट्स एंड अलार्म स्टोरेज विद प्रिंटिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग CB ट्रिपिंग, फॉल्ट डिस्टेंस रिसीव्ड एट RCC। देखो आजकल तो बहुत ही एडवांस सिस्टम हो गया है, कितनी दूरी पे फॉल्ट हुआ है, कहाँ हुआ, सभी कुछ तुरंत पता चल जाता है। ड्यूरिंग ब्रेकडाउन फास्ट सेक्शनिंग विथ AFLN सिस्टम on event of high current alarm, regularized train by constellating with ATNL to reduce CB tripping supply interruption, EMS functionality compatible with open access requirement, GPS synchronized clock system। देखो अगर पॉसिबल हुआ तो अपन स्काडा के ऊपर एक क्लास अरेंज करेंगे, है ना, ऑनलाइन। हम ऑनलाइन का मतलब ये है कि हम एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा मैं केवल स्काडा के ऊपर कि किस प्रकार से जो है ये वर्किंग करता है। तो आपको थोड़ा सा एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो हमने कुछ एडवांटेज पढ़े, इसके बेनिफिट क्या क्या है। तो स्काडा यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें और आप कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट पे ही मैं अगला इसका वीडियो बनाऊंगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।